हेलो साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी में स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो CTT एग्ज़ाम 2024 है उसका आपका पेपर होगा 7 जुलाई को। कब होगा साथियों? 7 जुलाई को उसका पेपर होने जा रहा है। और इससे कुछ रिलेटेड हम प्रश्न उत्तर देख रहे थे साथियों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहे हैं। और 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। हम पार्ट 1 देख लिया था, कल हमने पार्ट नंबर 2 देखेंगे आज। और इसका पहला टॉपिक है साथियों बाल विकास का। ओके साथियों, शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों कि आप अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो साथियों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यानी कि 41वां क्वेश्चन है कि 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। जो 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बच्चे यानी कि बालक होते हैं वो रुचि लेना किस में शुरू करते हैं साथियों? तो वो विद्यालय में करते हैं। जो विद्यालय होता है इसमें रुचि लेना प्राप्त करते हैं कि हम स्कूल विद्यालय में कब जाएंगे, कब बैठेंगे, कब मस्ती करेंगे, कब पढ़ेंगे, इसकी रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। लेकिन जैसे ही वो 12 से 15 साल की अवस्था में पहुंचते हैं तो वो सोचते हैं कि कब हमें स्कूल से छुटकारा मिलेगा, कब हमें इससे घर चले, इससे होने लगता है साथियों। ओके, क्लियर हो साथियों? अगला देखेंगे 42वां कि विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय? जो विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा होती है, ओके साथियों, पर्यावरण से संबंधित, वातावरण से संबंधित उसकी शिक्षा है, उससे अभिप्राय यानी कि उसका अर्थ क्या होता है साथियों? तो उसका अर्थ होता है कि पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है। जो पर्यावरण की शिक्षा होती है उसे पर्यावरण को दूषित और खराब होने से बचाया जा सकता है, यही पर्यावरण शिक्षा है साथियों। ओके, अब जैसे पेड़ पौधे तो पेड़ पौधे बहुत लोग काटते हैं, काट लेते हैं, लेकिन लगाते नहीं है साथियों। तो हमें हमेशा एक वर्ष में 5 पौधे लगाना चाहिए। हमें खुद पर निर्भर होकर, किस पर? खुद पर निर्भर होकर 5 पौधे लगाना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि पर्यावरण को अच्छा रखो और खुद भी अच्छे रहो साथियों। क्लियर हो साथियों? अगला प्रश्न देंगे कि हम 43वां की क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? क्या है? दोबारा देखेंगे प्रश्न को कि क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है कि विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। जो विद्यालय उसकी शैक्षणिक वातावरण में सुधार लाना और जो कक्षा की शैक्षणिक स्थिति है उसमें उसकी प्रणाली में सुधार लाना, यही क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है साथियों। क्लियर है साथियों? अगला प्रश्न है कि यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों की शिक्षा कार्यक्रमों में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तो आपके ख्याल से कौन सी समस्या पैदा हो सकती है? यदि स्कूल है, स्कूल में आप पूरे समय में जो स्कूल में कार्यक्रम होते हैं, नाच गाना पर्याप्त, ऐसे कुछ प्रकार से भाषण होते हैं, तो उसमें व्यस्त रखा जाए तो जो बच्चे होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, उसके सामने क्या समस्या खड़ी हो जाएगी? तो उसके सामने हो जाएगी कि अनुशासनहीनता नहीं पैदा होगी। क्लियर हो साथियों? अनुशासनता तो नहीं पैदा होगी, लेकिन उसकी पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा बाधित होगी साथियों। क्लियर हो साथियों? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये हो गया साथियों। अगला देखेंगे कि शिक्षक का वह गुण जो उससे अन्य व्यवसाय से अलग करता वह है इसकी। जो शिक्षक का गुण होता है वो अन्य व्यवसाय अन्य कामों से अलग रखता है, वह उसकी क्या है? तो उसकी वो अध्ययनशीलता है साथियों। क्या हुआ? अध्ययनशीलता है। जो अध्ययन कराने के लिए आपको आता है, उसके जो घर के काम होता है उसको अलग रखता है और आपकी शिक्षा के लिए विद्यालय में पहुँचता है साथियों। क्लियर है साथियों? बहुत सारे बोलेंगे कि वो तनख्वाह लेने के लिए आते हैं, पेमेंट लेने के लिए आते हैं, नहीं, वो आपकी शिक्षा के लिए विद्यालय में पहुँचते हैं साथियों। क्लियर हुआ साथियों? अगला है कि शिक्षा के क्षेत्र में आप उपयुक्त एवं व्यक्ति को किस प्रकार प्रेरित करेंगे? जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें जो लोग होते हैं, अनपढ़ होते हैं, जो कुछ समझ नहीं पाते हैं, अनपढ़ अशिक्षित होते हैं साथियों, तो उसको आप किस प्रकार से प्रेरित करेंगे शिक्षा के बारे में? तो साथियों, आप शोध, प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देकर उनको प्रेरित करेंगे कि पढ़ाई के साथ साथ हमें पुरस्कार मिलता है, हमें अच्छी शिक्षा की नीति प्राप्त होती है, हमें समाज का ज्ञान होता है साथियों। क्लियर है साथियों? इस प्रकार से इसको प्रेरित करेंगे। अगला है कि वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा छात्रों तथा समाज के लिए लाभदायक है। जो वर्तमान की शिक्षा प्रणाली है साथियों वो छात्रों, विद्यार्थियों के लिए, लोगों के लिए किस प्रकार से लाभदायक होती है? तो साथ ही इसका उत्तर है रोजगार परक व्यावसायिक शिक्षा। यानी कि सभी लोग सोचते हैं कि यदि हम कुछ पढ़ पाएंगे, यदि 10वीं पास कर लेंगे, कि यदि 12वीं पास कर लेंगे तो हम किसी रोजगार में सम्मिलित हो जाएंगे और हम अपना खर्चा पालन कर पाएंगे। यही आज की प्रणाली है साथियों, ये सोच हो गई साथियों। अगला है कि बच्चों में मौलिक चिंतन की शक्ति जो क्या है साथियों? तो वो विकसित की जा सकती है और स्वाध्याय से बढ़ती है। जो बच्चों की मौलिक चिंतन शक्ति है वो किस प्रकार से हो सकती है? तो विकसित की जा सकती है और अपनी खुद की अध्याय से भी वो बढ़ तक सकती है साथियों। क्लियर हो साथियों? और भी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि आपके विचार में चिंतन शक्ति विकसित करने का क्या उपाय है साथियों? तो डी, यानी कि दोबारा पढ़ेंगे इसको कि यानी कि इसके ऑप्शन पढ़ेंगे। छात्रों को समस्या समानिधि से पढ़ाया जा सकता है। अगला है छात्रों में स्वाध्याय की आदत का विकास किया जाना चाहिए। अगला है छात्रों को खोज एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग से भी पढ़ाया जा सकता है। क्लियर हो साथियों? 3 ऑप्शन थे, इसमें तीनों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे 50 हुआ है कि एक शिक्षक के रूप में आप किस भावना को बढ़ाने में मदद करें। क्या है, एक शिक्षक के रूप में आप किस भावना को बढ़ाने के रूप में, यदि आप एक शिक्षक हो और आप किस प्रकार की भावना उत्पन्न करने में पैदा करोगे साथियों, तो हो जाएगा जाति के नाम पर कोई भेदभाव न हो, इस प्रकार की शिक्षा बच्चों में देंगे, यानी कि विद्यार्थियों में देंगे, तो अपने आप ही जाति धर्म मिट जाएगा साथियों। क्लियर है साथियों। अगला 51 क्वेश्चन देखेंगे हम कि आप देश की शिक्षा बदलने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानते हैं। यदि आप शिक्षक हो, यदि कुछ आप खुद मान लो आप एक किसी पद पर बैठे हो आप, तो आप देश की दिशा बदलने में किस प्रकार की भूमिका निभाएंगे साथियों। तो शिक्षकों के रचनात्मक कार्य, जो शिक्षक के रचनात्मक कार्य होते हैं, उनके जो व्यवहार होता है, उसके जो भाषण देने का तरीका होता है, उनकी उसकी शिक्षा देने का तरीका होता है, उनके कार्य को हम अपनाएंगे। ओके साथियों, क्लियर हुआ। अगला देखेंगे हम कि हमारी शिक्षा प्रणाली तथा उसके गिरते स्तर में सुधार न होने का क्या कारण है। तो डी, ये सभी हो जाएंगे। शिक्षा के प्रति सरकारी तंत्र की उदासीनता, डी बी हो जाएगा। जवाबदेही की भावना का अभाव हो जाएगा। योग्य अध्यापकों का चयन, योग्य अध्यापकों का चयन बिल्कुल सही ऑप्शन दिया है इसमें कि योग्य अध्यापकों का चयन नहीं हो रहा है, अयोग्य जो बिना काम के अध्यापक है उनका चयन हो रहा है साथियों। क्लियर हुआ। अगला देखेंगे कि शिशु तथा क्या, नहीं, शिशु शिक्षा के संबंध में आपकी क्या राय है। तो आप हमारी यह राय है कि शिशु शिक्षा की जिम्मेदारी माँ के ऊपर होनी चाहिए। क्या जो शिक्षा होती है उसकी जिम्मेदारी किस पर होनी चाहिए, माँ पर। दूसरा आता है अध्यापक, दूसरी माँ पर, पहला तो माँ पर होनी चाहिए, दूसरा अध्यापक पे होता है साथियों। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए 54वां कि आपके अनुसार प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है। तो श्रोता के स्तर को जानकर प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है, ये से नहीं हो सकता। अगला है कि छात्रों को श्रम के महत्व के विकास हेतु क्या करना चाहिए। तो छात्रों को समय समय पर श्रम करने का अवसर देना चाहिए, यानी कि उसको काम काज करने का अवसर भी देना चाहिए। ये नहीं कि हमेशा उनको श्रम करवाए, नहीं, उसको हमेशा मेहनत नहीं करवाना चाहिए। समय पर ताकि उसका समय उसके शरीर का विकास हो सके, इसलिए करवाना चाहिए। क्लियर हो साथियों। अगला है कि शिक्षा के क्षेत्र में प्राबोल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। तो साथियों हो जाएगा किंडरगार्टन, किसका, किंडरगार्टन का सबसे बड़ा योगदान था शिक्षा के क्षेत्र में साथियों। अगला है कि किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे। हर्बर्ट ने, किसने, हर्बर्ट ने पूरे 5 लक्षण बताए इसे सीखने के साथियों। क्लियर। अगला देखेंगे 58वां कि आप अपने बच्चों का परिवेश ऐसी संस्था में करने का प्रयत्न करेंगे जिसमें यदि आप माता पिता अपने बच्चों के, तो कौन सी कक्षा में, यानी कि कौन सी संस्था, कौन से विद्यालय में आप उनको एडमिशन देने की प्रयत्न करेंगे। तो साथ ही हो जाएगा इसमें छात्रों के चरित्रमुखी विकास पर ध्यान दिया जा सकता है, यानी कि चारों तरफ से उस पर ध्यान दिया जा सकता है, पढ़ाई पर, व्यवहार पर, हर तरफ से उस पर ध्यान दिया, ऐसी संस्था में उसका एडमिशन करवाएंगे साथियों। अगला है कि छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा आपराधिक का प्रमुख क्या कारण है। तो डी, कुसमायोजन, मानसिक मध्यमता, आवश्यकता की पूर्ति न होना। अब मानसिक मध्यमता हो सकती है कि जो मानसिक स्थिति से वो खराब हो, ओके, मानसिक स्थिति खराब हो, मानसिक स्थिति से बेकार, इस प्रकार से आवश्यकता की पूर्ति, यदि उसकी आवश्यकता पूर्ति जैसे हो जाए, उसकी फीस हो जाए, उसकी पेन पेंसिल हो गई, इस प्रकार से। ओके साथियों। अगला प्रश्न देखेंगे हम 66वां कि स्कूल अनुशासन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। क्या स्कूल अनुशासन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो डी, यानी कि सी हो जाएगा। अनुशासन का उद्देश्य छात्रों को दंड देना नहीं होता, बल्कि सुधारते, जो अनुशासन होता है साथी, अनुशासनहीन बच्चे होते हैं उसमें दंड देना ही उचित नहीं है, उनको उनकी सुधार प्रक्रिया भी होनी चाहिए। बहुत सारे अध्यापक होते हैं कि उनको दंड दे देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, मुर्गा बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन सुधार तो मिल नहीं होता है। उनको समझाना चाहिए, उसको बेटा का समझा, इस प्रकार से, इस प्रकार से डराना चाहिए, धमकाना चाहिए, लेकिन पीटना अच्छा नहीं है। ओके, इस प्रकार से होना चाहिए। अगला है जब छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखित या मौखिक उत्तर देते हैं तो क्या होता है। डी, यानी कि इससे छात्रों की कमजोरी का पता चलता है। जब आपको अध्यापक प्रश्न पूछते हैं तो उसका मौखिक रूप से उत्तर देना चाहिए, लिखित रूप से उत्तर देना, ताकि छात्रों की कमजोरी का पता चलना चाहिए ना। इससे उद्देश्य प्राप्ति करने में सहायता भी मिलती है। इससे अध्यापक की कमियों का पता भी चलता है साथियों। क्लियर।
बुरे आंसर आ चुके हैं इसमें। अगला देखेंगे कि कुछ अध्यापक कक्षा में अनावश्यक व्याख्या करते हैं और वही बात बार बार दोहराए। कुछ अध्यापक होते हैं जिनकी बार बार व्याख्या करते हैं, घर की बतलाने लगते थे, अपने बाड़े की बतलाने लगते हैं, भैंसों के बारे में सभी प्रकार की बार बार बतलाते हैं साथियों। क्लियर है साथियों। तो संप्रेषण सिद्धांतों को न मानना, यानी कि स्कूल के जो विद्यालय के कुछ नियम कायदे होते हैं उनको सिद्धांतों को न मानकर पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं साथियों। क्लियर। अगला है किसी सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नेतृत्व का होना आवश्यक है। क्या है? किसी सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नेतृत्व का होना आवश्यक है। तो हाँ, बिल्कुल होना आवश्यक है साथियों। क्लियर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है नेता अपने समुदाय का क्या होता है साथियों? तो वहाँ का प्रतिनिधित्व क्या है? अपने समुदाय का प्रतिनिधि होता है साथियों। क्योंकि जैसे अपनी ग्राम पंचायत है तो उसका जो मुखिया होता है तो वो क्या होता है? सरपंच। ओके, इसी प्रकार से अपने नेता भी अपने समुदाय का प्रतिनिधित्व होता है, प्रतिनिधि करने वाला होता है साथियों। अगला है कि अच्छे नेता का महत्वपूर्ण क्या कार्य है? तो नीति निर्माण व योजना बनाकर प्रयास करना। नीति निर्माण क्या है? नीति निर्माण होता है कि वो अपने नियम कायदे से अपना निर्माण, अपना कार्य करे और योजना बनाकर काम करना चाहिए कि आज ये काम होगा, ये सड़क बनेगी साथियों। दूसरा है कि आज इस गांव में भी सड़क बनेगी साथियों। इस प्रकार से योजना बनाकर काम करे तो बहुत अच्छा रहेगा शायद गांव वालों के लिए, उसको के लिए और सरकार के लिए भी। अगला है कि महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम में जिस गण के कारण देश के नेता बने थे वह था दृढ़ संकल्प था साथियों। क्या है? दृढ़ संकल्प शक्ति था जो महात्मा गांधी के लिए बहुत ही अच्छा रहा था साथियों। क्लियर हुआ साथियों। अगला देखेंगे 67वां कि विद्यार्थी में नेतृत्व के गुणों का विकास इसलिए किया जाता है क्योंकि वे व्यक्तित्व का विकास कर सके, अपने व्यक्तित्व पूरे जीवन का विकास कर सके, इसलिए उसके गुणों का विकास होना बहुत ही जरूरी है साथियों। अगला है कि शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन करने के संदर्भ में आपका क्या विचार है? जो प्राइवेट ट्यूशन केवल विशेष परिस्थितियों में ही की जाए, यानी कि जो यदि आपको कुछ नहीं आता, यदि आपको गणित बहुत कमजोर है आपकी, तो आप फिर भी प्राइवेट ट्यूशन नहीं कर रहे हो तो थोड़ा सा गलत बात है। कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन ले रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन फिर भी आप कहीं नहीं ले रहे हो तो गणित कुछ नहीं आता है आपको, तो आपको प्राइवेट ट्यूशन जरूर लेना चाहिए साथी, क्योंकि आपकी उसकी मानसिक स्थिति भी अच्छी रहेगी और आप उसे उनके गणित में जो प्रश्न आएंगे कठिन उसको अभी आप अच्छे तरीके से हल कर पाओगे। इसलिए आपको प्राइवेट ट्यूशन लेना बहुत अत्यंत आवश्यक है साथियों। अगला है छात्रों में अनुशासनहीनता के निराकरण का श्रेष्ठ उपाय क्या है? जो छात्र में अनुशासन है उसको हटाने का श्रेष्ठ उपाय क्या है? तो वो साथियों छात्रों से सीधे संपर्क स्थापित अनुशासनहीनता के कारण को मालूम करें कि आप इसको क्यों मार रहे हो, आप अनुशासन क्यों कर रहे हो, आप इस लड़की को छेड़ रहे हो। इस प्रकार से उसके कारण पूछना चाहिए, उसको डराना धमकाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो शर्मिंदा होकर अनुशासन को छोड़ देगा और अनुशासन करने लगेगा, अनुशासनहीनता को छोड़ देगा साथियों। अगला है कि बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। ये कथन किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वो होता है जो बालक जैसा व्यवहार करे, बालक जैसा पढ़ाए, मजाक करे, हंसी मजाक करे। ये कथन किसका है साथियों? बिल्कुल सही है। तो ये हमारे एक टीचर था जिनका नाम धनराज जी था। क्या नाम था? धनराज जी था। बहुत अच्छे टीचर थे साथियों और वो हमको कक्षा 1 से लेकर हमारा 9 तक पीछा नहीं छोड़ते थे, बहुत मारते थे, पीटते थे, ऐसे मजाक करते थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। हर जो वो इतिहास पढ़ाते थे हमको, तो साथियों उसमें हमारे सभी के 50 में से 50 नंबर आते थे साथियों। क्लियर हो साथियों। तो ये कथन साथियों मेनकेन ने कहा था। किसने? मेनकेन ने ये कथन कहा था कि बच्चों के लिए उत्तम शिक्षक होते जो हंसी मजाक करे, बालक जैसा वो साथियों। अगला है कि अनौपचारिक शिक्षा के लिए क्या है? जो अनौपचारिक शिक्षा किनके लिए है साथियों? तो जो शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ दे उनके लिए है साथियों। उन बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं जाते उनके लिए हैं। उन बच्चों के लिए जो कहीं और काम कर रहे हैं उनके लिए अनौपचारिक शिक्षा है साथियों। अगला देखेंगे हम 72वां कि एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप अपने सबसे पहले नियम कायदों कदमों में से किस पर विचार करें? दोबारा सुनो प्रश्न को। एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों में से किस पर विचार करेंगे? तो संसार के उद्देश्य निर्दिष्ट करने के विचारों पर हम अपना विचार करेंगे और इन पर नियम कायदे से काम करेंगे साथियों। अगला कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से किससे महत्व दिया जाना चाहिए? तो साथ उपयुक्त दोनों को, यानी कि वायु प्रदूषण पर नियंत्रण होना चाहिए, ध्वनि प्रदूषण। ये दोनों यदि दोनों नियंत्रण होंगे साथियों तो आपको ध्वनि प्रदूषण
प्रदूषण तो आपको पढ़ने में मन लगेगा साथियों। ओके, वही वायु प्रदूषण तो आपको सांस लेने में भी अच्छी तरह रहेगी और आप अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे साथियों। ये दोनों नियंत्रण होना चाहिए, स्कूल के आसपास तो ये दोनों नहीं होना चाहिए कहते साथियों। अगला है कि कक्षा के शोरगुल को नियंत्रित करने के लिए संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अच्छी रहती है साथियों। तो शोरगुल की परवाह किए बिना शिक्षण आरंभ कर देना। शोरगुल नहीं होना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, होने दो, लेकिन आपको शिक्षण यानी कि अपने पढ़ाना चाहिए आपको। तो बच्चे सोचेंगे कि पढ़ा रहे टीचर, कोई बात नहीं, मैं पढ़ने लगे, इस प्रकार से करना चाहिए और थोड़ा बहुत डरा धमकाना देना चाहिए साथियों। अगला है कि शिक्षा में प्रयोजन की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था। तो साथियों होता है विलियम जेम्स। कौन? विलियम जेम्स था जो शिक्षा में प्रयोजन का विचारधारक प्रवर्तक साथियों। अगला है कि प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया। तो प्रयोजनवाद ने साथियों प्रोजेक्ट विधि को, किसको? प्रोजेक्ट विधि को जन्म दिया प्रयोजनवाद ने। ये एक वैज्ञानिक होंगे साथियों साथ। अब अगला है अभ्यास से क्या प्राप्त होता है। तो अभ्यास से में ज्ञानेंद्रियों के परीक्षण होता है। अभ्यास से क्या होता है? ज्ञानेंद्रियों का परीक्षण होता है साथियों। क्लियर। अगला है कि कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे। तो हम कक्षा में साथियों जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े ऐसे प्रश्नों को आप पसंद करना चाहिए, क्योंकि उसके बारे में सोचेंगे आप, पता नहीं अलग अलग आइडियाज जाएंगे। इस प्रकार से आपको ऐसे प्रश्न का सोचना चाहिए। बहुत सारे सोचते हैं कि ये सरल प्रश्न आएंगे, इसको कर लिया हमने, कर लिया, इसको करेंगे, इसको करेंगे, बहुत सरल है। नहीं करना चाहिए, आपको कठिन करना चाहिए, क्योंकि आपको दिमाग लगे कि ऐसे 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 होगा साथियों। इस प्रकार मैं भी बहुत सरल करता था, कठिन हो जाए क्या है या नहीं करेंगे। लेकिन कि शिक्षा की खेल विधि का अर्थ क्या है। जो शिक्षा की खेल विधि उसका क्या अर्थ है साथियों। तो उसका अर्थ है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। जो खेल की क्रिया होती है हमें शिक्षा प्राप्त होती है, हमारे खेल में मन लगता है तो बहुत अच्छी बात है, हड्डियां मजबूत होती है, बहुत सारे दिमाग भी लगता है, अलग अलग सर्टिफिकेट मिलते हैं। शिक्षा खेल विधि बहुत अच्छी है साथियों। अगला है कि खेल माध्यम से शिक्षा क्या है। जो खेल माध्यम से शिक्षा क्या है, तो मनोवैज्ञानिक के साथ हमारा मनोविज्ञान बढ़ता है, मनोवैज्ञानिक बल बढ़ता है। इस प्रकार से मनोवैज्ञानिक बहुत अच्छी बात है साथियों। तो साथियों हमारे पर 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 40 आज के 40 कल के। तो हमें बहुत अच्छी खुशी है कि 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं साथियों। ओके, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन थे शिक्षकों के लिए। और ये क्या है, CTT एग्जाम, क्यों CTT एग्जाम 7 जुलाई को होने जा रही है साथियों। तो बहुत अच्छे तरीके से हम तैयारी करें, इस चैनल से करें, अलग अलग चैनल से तैयारी करें। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखना कि यदि आप एक चैनल से कर रहे हो तो उसी चैनल पे बने रहें, ताकि अलग चैनल पर जाने की जरूरत ना हो, ताकि आपका शेड्यूल ना बिगड़े साथियों। आपको हमेशा आपको 5 बजे से आपकी स्टेट चैनल पर CTT के एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे साथियों। ओके साथियों, कल मिलेंगे कल मिलेंगे नई वीडियो नए उल्लास के साथ। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।